Hello everyone, good evening. So how are you? आज के क्लास में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. हम देख रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी के लाइव प्रोसेसेस तक हम पहुंचे हैं. सो वी हैव सीन कि लाइव प्रोसेसेस क्या हैं. लाइव प्रोसेसेस क्लास 10 की बायोलॉजी एज पर योर रिक्वेस्ट वी आर लुकिंग लाइव प्रोसेसेस की लाइफ के बारे में पढ़ना बायोलॉजी है. बायोलॉजी में आता है एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इनके बारे में जो प्रोसेसेस पढ़ने हैं वो है न्यूट्रिशन, देन रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन, एंड देन the excretory system, that is the renal system. Now today we are going to start the nutritional process. हमने देखा कि life is made up of molecules showing spatial movements throughout this life, and if not dead, this life maintains throughout the life, even during sleep, not physically active. कभी भी लाइफ में ये मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, एंड इन मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को मेंटेन करना बहुत जरूरी है. ये सारा जो इस स्लाइड में जो डायलॉग्स हैं या जो रिटन नोट्स हैं, ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि बॉडी बनी हुई होती है कार्बन बेस्ड केमिकल मॉलिक्यूल्स के, विच आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स, जिन मिलकर के बनाते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्सेस को, जो बायोमॉलिक्यूल्स की तरह काम करते हैं. और ये बायोमॉलिक्यूल्स यूनाइट होकर के पहले सेल बनाते हैं, सेल्स यूनाइट होकर टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम, और molecules of these organized structures in ordered nature of living organisms, they keep breaking down. ये continuous move कर रहे हैं, metabolic activities, homeostasis को maintain कर रहे हैं, और इस कंटिन्यूअस मूवमेंट में कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए. इसके लिए हमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं बॉडी की, जिसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, एंड दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम सम सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर टेकन फ्रॉम आउटसाइड एंड देन कंज्यूम्ड एज this energy keeps the body live, and that these are the just glimpse of what we have seen. ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं और मेंटेनेंस प्रोसेसेस हैं, इनमें आपको देखना है न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में. तो न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें हम लाइफ प्रोसेसेस करेक्ट क्या क्या है, न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, रिस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, और ये सारी प्रोसेसेस मिल करके रिप्रोडक्शन है, सब मिल करके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ब्रिंग करती हैं. नाउ आवर टुडेज मेन टॉपिक इज न्यूट्रिशन. हम और बार बार देख रहे हैं, कई बार हमने देखा कि बॉडी को एक्टिव रहने के लिए, बॉडी को चलने के लिए आउटसाइड बॉडी से, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कुछ चीजें लेनी होती हैं, जिनको हम सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह कहते हैं. और ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनको बॉडी लेती है थ्रू माउथ, जिसको इंजेक्शन कहते हैं. ये आप सिस्टम देख रहे होंगे, रनिंग फूड रन करता है थ्रू a system. This is the digestive system. This digestive system can be divided under two headings, that is the digestive system and digestive glands. So अगर हम एक लाइन में न्यूट्रिशन को डिफाइन करें तो the process of taking food for energy is called nutrition. न्यूट्रिशन जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो लिया जाता है बाहर से, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लिए जाते हैं, जो मेनली कार्बन बेस्ड होते हैं, उनको जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेते हैं बॉडी में, उसके बाद उसके ब्रेक डाउन करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो सेल सरफेस से ले लेते हैं, और जो साइटोप्लाज्म के अंदर स्ट्रीमिंग होती है, उसके द्वारा, साइक्लोसिस के द्वारा फूड का डाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. सो ओवरऑल प्रोसेस में बी डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस. इजेशन, डाइजेशन इज एक्चुअली, इजेशन हो गया इनटेकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन हो गया
द ब्रेकिंग डाउन ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स, जिसके बारे में हम पहले भी बात करते आ रहे हैं कि जो जो जरूरी है मेंटेनेंस के लिए, बॉडी के बिल्डअप के लिए, एक्टिविटीज के लिए, जिनको कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इस जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स जो लिया जाता है उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि वो लिया जाता है कहीं और से और पहुंचना होता है उस डाइजेस्टेड फूड को हर जगह जहां पे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग प्रोसेसेस के द्वारा एनर्जी कंज्यूम भी होता है, एनर्जी लिबरेट भी होता है और उससे काम होता है। तो उसके लिए फूड का जो ब्रेकिंग डाउन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स का, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। देन डाइजेस्टेड फूड हैज टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड, ताकि वो बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच सके, तो दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड फाइनली द ईजेशन। सो दिस ईजेशन में जो फूड कंपोनेंट्स जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, जिनको बॉडी कॉम्प्लेक्सर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, बॉडी की जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो रनिंग मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें उनको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की, तो इनको बाहर निकाल देना होता है। सो that is called as egestion. So life on earth depends on carbon based molecules, जो कि फूड के रूप में जानते हैं, फूड सोर्सेज, and these are mainly carbon based organic compounds. Different kinds of nutritional processes are shown by different organisms depending upon the complexity of these carbon sources. ये जो कार्बन सोर्सेज को यूटिलाइज करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बेसिस पर मेनली दो तरह के न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस होते हैं। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक, दैट इज शोन बाय द प्लांट्स जिनमें ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ऑटोट्रॉपिक इज द सिंथेसाइजिंग, ऑटोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच सिंथेसाइज, जो ऑटो मतलब बाय देमसेल्व्स, दे क्रिएट, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, और ये मेनली दो तरह का होता है, दैट वी विल सी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो लाइट सोर्स को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस में बनता है, और दूसरा होता है कीमोट्रॉफ्स, जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल्स यूज करते हैं और उनके बेस उन केमिकल्स को वो अपने फूड की तरह सिंथेसाइज करते हैं फूड को, दोज आर द कीमोट्रॉफ्स। सो दिस इज, एक लाइन में अगर हम न्यूट्रिशन को डिफाइन करें तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर नॉरिशमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड दैट न्यूट्रिशन। दैट न्यूट्रिशन में भी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो तरह से हो सकता है, ऑटोट्रॉफ्स दैट इज द सेल्फ फीडिंग ऑर्गेनिजम्स, एंड हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट तरीकों से जो ऑर्गेनिजम्स फूड लेते हैं, जिनमें मेनली आते हैं एनिमल्स, सर्टेन प्लांट टिश्यूज, ये फूड को बाहर से लेते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं डिफरेंट वेज में और उनको उनसे सोर्स ऑफ एनर्जी लेते हैं। सो दीज हेटेरोट्रॉफ्स, they utilize different ways, three different ways are there: holozoic, saprophytic and parasitic. So autotrophic nutrition is present in plants, algae and some bacteria. Organisms produce their own food using light energy or chemical energy. So लाइट एनर्जी से यूज करते हैं, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ग्रीन पिगमेंट के प्रेजेंट में, और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। और जब कुछ बैक्टीरिया, एल्गी कुछ केमिकल्स को यूटिलाइज करके अपना खाना बनाते हैं, दोज आर कॉल्ड, दैट process is called as chemosynthesis, and those organisms are called as chemotrophs. Then heterotrophic nutrition is present in bacteria, fungi, animals, where they derive energy from organic compounds such as animals eating plants or other animals for food. And this mode of nutrition, that is heterotrophic mode of nutrition, may be of three types. Saprophytic mode of nutrition mainly found in rotten food material पे, जो मशरूम जिनको हम फफूंद कहते हैं, जो मशरूम्स पे, रॉटन ब्रेड पे, वाइट आपने भी देखा होगा, फंगस जिसको फफूंद या फंगस कहते हैं, दोज आर द फंजाई, दे आर द सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर फीड करते हैं, सो दे आर द सैप्रोफाइट्स। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, जिनको वो होस्ट कहते हैं, विदाउट किलिंग देम।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पैरासाइट्स कभी भी अपने होस्ट को किल नहीं करते हैं। ये अलग बात है कि वो इतना ज्यादा डैमेज कर देते हैं उनके सिस्टम्स को, उनकी वर्किंग को, कि मैल न्यूट्रिशन या अदर प्रॉब्लम्स की वजह से डेथ हो जाती है। बट पैरासाइट्स दे नेवर टेंड टू किल देयर होस्ट, जिन पर, क्योंकि वो मर जाएगा तो नेचुरली उसको जब इनको खाना कहाँ से मिलेगा, तो ये पैरासाइट्स भी मर जाएंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि the parasites then don't tend to kill their host, and these are of parasites दो तरह के हो सकते हैं, जो सिर्फ खाना के लिए डिपेंड करते हैं अपने होस्ट पे बाहर से, दोज आर द एक्टोपैरासाइट्स, और जो इंटरनली रिसाइड करते हैं फूड एंड शेल्टर के लिए डिपेंड करते हैं अपने होस्ट पे, दे आर द एंडोपैरासाइट्स। एंड देन आर द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें सॉलिड फूड को एनिमल लेते हैं, उसको इनटेक करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म्स में, और तब उसको एब्जॉर्ब करते हैं, असिमिलेट करते हैं, और अनडाइजेस्टेड फूड को इजेस्ट करते हैं। सो नाउ लेट अस सी वन बाय वन। पहले हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन थोड़ा सा देख लें। सिंथेसाइजिंग ओन फूड यूजिंग सनलाइट और केमिकल्स, दैट सनलाइट को यूज करके क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट्स के फॉर्म में जब प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं तो दे आर कॉल्ड एज द फोटो ऑटोट्रॉप्स, एंड द बैक्टीरियाज which use chemicals to derive energy are the chemoautotrophs. So now this is how the photosynthesis occurs, that is how the plants that this is an important process by which food is formed. Plants make using sunlight, water, and provide nourishment to other organisms and themselves. So photosynthesis एक इसका बहुत जरूरी है, इसका इक्वेशन आप याद करें। इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। बट ये जो पॉइंट्स हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स, ये हियर इज द सनलाइट, देन द ग्रीन पार्ट इज द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द, और ग्रीन आप भी जानते हैं कि ग्रीन क्लोरोफिल प्लांट में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली इन द लीफ। They provide, they trap light energy to make food. ये light energy को sun chlorophyll in presence of carbon dioxide, another important material or component for this photosynthesis of the food is carbon dioxide that enters through the stomata of leaves. ये भी एंटर करते हैं प्लांट में, यहाँ से हवा से ये बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है एब्जॉर्ब फ्रॉम द रूट्स, नीचे यहाँ से पानी एब्जॉर्ब करके ऊपर तक जाते हैं, और लीव्स आर द सर्फेसेस वेयर द leaves or the green parts of the plant is the surface जहां पर फूड की सिंथेसिस होती है और ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है जो हवा में आ जाता है, और जिसकी वजह से आपने सुना होगा कि प्लांट्स उल्टा होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो रेस्पायर नहीं करते हैं। रेस्पायर तो प्लांट्स अदर ऑर्गेनिजम्स की तरह ही ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बट उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये वो प्लांट्स अगर सनलाइट का प्रेजेंस है तो रीयूटिलाइज करके ग्लूकोज सिंथेसाइज कर लेते हैं। This is the converted into starch or glucose that is stored food in other parts of the plant, turns iodine डार्क ब्लू। ये पहचानने का तरीका, ये एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हैं कि स्टार्च को अगर आयोडीन सॉल्यूशन में डालिएगा तो डार्क ब्लू सॉल्यूशन आ जाता है। दैट इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस ना, जो आपको लैब में कराया गया होगा। नाउ स्टोमाटा आर पोर्स इन द लीफ टू फैसिलिटेट द इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि स्टोमाटा वो पार्ट हैं जो लीव्स के अंडर सर्फेसेस पर पोर्स के रूप में रहते हैं, और ये प्लांट को न्यूट्रिशन में, रेस्पिरेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। नाउ ओवरऑल रिएक्शन ये आपको जरूर याद रखना चाहिए, 6CO2 प्लस 6H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर। The equation for photosynthesis is 6CO2 plus 6H2O that results into the formation of C6H12O6, that is one molecule of glucose बनता है जिसके साथ 6 molecules of oxygen liberate होते हैं, and
काफी कैलोरीज, एग्जैक्ट अमाउंट अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो कंफ्यूज हम नहीं करें, बट काफी हीट प्रोड्यूस होता है जिसके हेल्प से प्लांट्स काम करते हैं. नाउ दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टोमाटा. जो प्लांट्स पे, दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज स्टोमाटा. ये स्टोमाटा गार्डेड होते हैं. हियर इज द, दिस इज द स्टोमाटा, दिस इज द पोर जिसको हम स्टोमाटा एग्जैक्टली कहते हैं. और ये गार्डेड होते हैं गार्ड सेल से. जब गार्ड सेल्स में पानी का ऑस्मेटिक प्रेशर बढ़ता है, वाटर मॉलिक्यूल बढ़ते हैं, तो ये खुल जाता है और पानी बाहर एटमॉस्फेयर में निकल आता है और उसके बाद ये क्लोज हो जाता है. सो दिस इज द स्टोमाटा ओपन एंड दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ स्टोमाटा. कैसे गार्ड सेल्स इनको खोलते हैं और इनको बंद करते हैं. थ्रू दीज स्टोमाटा वाटर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट्स टू लीव्स कंटिन्यूअसली वेपोराइजेस एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन. सो ट्रांसपिरेशन के बारे में हम जब ट्रांसपोर्टेशन वाला देखेंगे चैप्टर, जिसमें कि कैसे एसिमिलेटेड फूड, डाइजेस्टेड फूड या सर्कुलेट किया जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, तब हम थोड़ा ट्रांसपिरेशन के बारे में डिटेल्स देखेंगे. बट अभी आप इतना जानिए कि स्टोमाटा से पानी निकलता है, रूट से लिया हुआ पानी जो प्लांट्स के रूट्स अब्सॉर्ब करते हैं, वो पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम एंड देन इट गोज आउट थ्रू द लीफ सर्फेसेस एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सेस वाटर को बाहर निकालना. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज transpiration. This transpiration is also important for maintaining the temperature of the body by continuous transpiration. Now comes ये autotrophs हो गया. अब हम animals के nutrition के बारे में देखें. That is the heterotrophic nutrition, जिसके 3 important part हैं: holozoic, saprophytism and parasitism. Holozoites are take the solid food. ये solid food को लेकर के उसके बाद उसको different way में पूरा एक process चलता है. इस solid food को break down किया जाता है, उसके बाद इसको convert किया जाता है absorbable form में, ताकि ये ट्रांसपोर्ट होकर के बॉडी में, इसके पहले हमने देखा है कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग मैकेनिज्म से ये जो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस लिए जाते हैं, कार्बन बेस्ड फूड लिए जाते हैं, इनसे एनर्जी का लिबरेशन किया जाता है. एंड फॉर दैट इस फूड को सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करके बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना होता है. Now this holozoic nutrition, this heterotrophic nutrition, different forms में, different animals में, different unicellular animals में, simply by the process of diffusion and cyclosis distribute होता है, food intake होता है, digest होता है और distribute होता है. और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में इसके लिए पूरा ऑर्गन सिस्टम होता है, लाइक द ह्यूमन. सो वी विल सी इन अमीबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में और इन ह्यूमन हम अपने थ्रू. देन द नेक्स्ट टाइप वी हैव ऑलरेडी सीन, दीज आर द सैप्रोफाइट्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं. दीज आर वर्म्स, बैक्टीरिया, बहुत तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड डिकेइंग एनिमल्स पर फीड करते हैं और बहुत तरह से फायदा और नुकसान पहुंचाते हैं. देन पैरासिटिज्म ऑलरेडी वी हैव सीन, दूसरों पर डिपेंड करना, जो दूसरे प्लांट्स पर, दूसरे एनिमल्स पर फूड के लिए डिपेंड करते हैं और बॉडी को किल किए बगैर उनको उनके कॉस्ट पर लिव करते हैं. एग्जाम्पल्स आर फ्लीज, लाइस, टेपवर्म्स, देन लीचेस एक्सेट्रा. सो दिस इज अबाउट द 3 types. Now autotrophic and heterotrophic nutrition के difference को आप यहाँ से ले सकते हैं. It is very important. जब हम questions discuss करेंगे तब हम ये details में discuss कर लेंगे. Now comes the holozoic nutrition के बारे में हम थोड़ा details देखें. The holozoic nutrition is the most important process of nutrition जिसमें solid particles को, solid organic complex compounds को, जिसमें मैंने पहले भी आपको बताया है, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, फैट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं और इनको soluble form में convert करना होता है. So that is, these are the बायोमोलिक्यूल से कन्वर्ट करते हैं. एज वी हैव ऑलरेडी सीन 4 इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं: प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. इनको इन्हीं इस फॉर्म में, इन फॉर्म प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल स्टार्च एंड सिंपल शुगर फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में एमल्सिफाई करके, ब्रेक डाउन करके कन्वर्ट करना होता है. न्यूक्लिक एसिड्स को अमाइनो एसिड्स, जो कि अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, इन सब का कन्वर्शन इज द प्रोसेस ऑफ
overall holozoic nutrition, type of holozoic nutrition it is said, and it can be converted into five, it can be divided into 5 steps: indigestion, digestion, absorption and assimilation, and then egestion. These 5 steps we have already seen. All these types saprophytic nutrition, they feed on dead and decaying organic matter. Then the food is partially digested outside the body. Saprophytic जो dead and decaying matter हैं वो completely complex नहीं होते हैं, वो dissolving decaying होते हैं, तो इसलिए partially उनका digestion हो जाता है और इसके बाद इनको absorb करके ये saprophytes इसको completely absorb करते हैं, digest करके absorb करते हैं. The examples are certain bacteria and fungi. Then parasitic nutrition, we have already seen. They are the organisms completely depending upon their host or the other organisms जिन पे ये food जिनसे ये लेते हैं. कभी कभी food के साथ shelter भी लेते हैं. These are the endoparasites. खाली food लेते हैं तो they are the ectoparasites. But ये harm पहुंचाते हैं, but they never tend to kill these their hosts. Now comes the nutrition. अब हम holozoic nutrition के different form, simpler form में अमीबा और पैरामीशियम में देखते हैं और उसके बाद human में digestion देखेंगे. So nutrition in microorganisms, the example is amoeba. अमीबा में इस तरह से ये this is the food particle. जहाँ भी food particle अमीबा को दिखता है, ये उनके चारों तरफ एक food cup बनाता है by producing their pseudopodia, the locomotory organ. इस pseudopodia को ये push करके अंदर की तरफ push करते हैं and then they enclose this food particle in a form of food vacuole, which this food vacuole यहाँ पे आप देख रहे होंगे, this is the food vacuole. एक vacuole बन जाता है, एक cytosol membrane का पार्ट, एक स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म को एनक्लोज करके और फूड को एनक्लोज करके एक फूड वैक्यूल. दिस इज, अब ये फूड वैक्यूल साइक्लोसिस के द्वारा द प्रोसेस ऑफ स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इट कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग एंड इसी दौरान ये फूड वैक्यूल्स में डाइजेशन होता रहता है. डाइजेस्टेड फूड सर्कुलेट होता रहता है, असिमिलेट होता रहता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड अल्टीमेटली जो फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है दैट हैज बीन थ्रोन आउटसाइड. दिस इज द इजेशन बाय थ्रू अ सिंगल सेल. इसी तरह से पैरामीशियम है. दीज आर सर्टेन पॉइंट्स जिनको आपको याद रखना चाहिए. पैरामीशियम इज अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें कि पहली बार ये कह सकते हैं हम कि कुछ सेल ऑर्गेनेल स्पेसिफिक, अमीबा में कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनेल नहीं है जो कि डाइजेशन के लिए या न्यूट्रिशन के डिफरेंट स्टेप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. पूरी बॉडी ही एक तरह से रिस्पॉन्सिबल है. पर पैरामीशियम दैट इज जिनमें जो सीलिएटा ग्रुप में आते हैं, जिनमें सीलिया है ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन या ऑर्गन ऑफ मूवमेंट, ये एक साइटोपाइक, ये पूरा रीजन, ये छोटा सा आप कह सकते हैं पैरामीशियम का एक अपना एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट ओपन्स विद द ओरल ग्रूव. नीचे की तरफ ये एक छोटा सा कैनाल की तरह का ट्यूब में कंटिन्यू करता है और यहाँ से नीचे अल्टीमेटली ये फूड पास होता है. इस ओरल ग्रुप से फूड इनटेक होता है थ्रू द इनगोइंग वाटर करंट. ये एक फूड, यहाँ पर भी फूड वैक्यूल बनता है. ये फूड वैक्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ साइक्लोसिस ये इस तरह से स्ट्रीम कर रहा है और पूरा स्ट्रीमिंग के दौरान अंदर ही फूड का डाइजेशन होता है एंड द अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आर थ्रोन हियर थ्रू cytopike. This is called as, this part is the cytopike, that is the equivalent to the anus of the higher forms. So this is the nutrition in paramecium. These are the 4 stages of paramecium. These are important for your objective questions. So the points you can take here: food paramecium में food vacuole is created, enclosing the food vacuole यहाँ पर भी बनता है, अमीबा में भी दोनों ही कंडीशन में food vacuole बनते हैं. इसमें प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि पैरामीशियम में दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज cyclosis. By the process of this cyclosis, the food is absorbed by the cytoplasm and undigested food particle is thrown outside through cytoplasm. Now, nutrition in higher forms, जो हमारी तरह के हायर फॉर्म्स हैं, अब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके बारे में, दैट इज न्यूट्रिशन और डाइजेशन इन
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो इंपॉर्टेंट भाग में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज, एक है एलिमेंट्री कैनाल, जो कैनाल जैसे आप गट जिसको हम कहते हैं, ये शुरू होता है माउथ से, एक ट्यूब है, पूरा एक ट्यूब जो अलग अलग डायमीटर उसकी पूरे लेंथ के दौरान ये होता है। इट स्टार्ट्स विथ माउथ, दिस इज द माउथ, यहाँ से फूड इनटेक होता है। उसके बाद ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल से पास होता है, जिसमें आता है माउथ, देन इसोफेगस, दिस लॉन्ग ट्यूब इज इसोफेगस, दिस इसोफेगस कंटिन्यूज इनटू द स्टमक, ये स्टमक का पार्ट है, दिस इज द मोस्ट डायलेटेड पार्ट, जो काफी थिक इसका मस्कुलर वॉल होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दिस इज द कार्डियक पार्ट एंड दिस इज द पाइलोरिक पार्ट, एंड देन इट कंटिन्यूज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन that opens outside through anus. So ये हो गया alimentary canal, and another very important part of this human digestive system are digestive glands. तो alimentary canal is a long tube of varying diameter, अलग अलग एरिया में इसका डायमीटर अलग अलग होते हैं। This is the human alimentary canal, mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, and then anus. This is the gut or alimentary canal, and it also includes the liver, digestive glands में mainly आते हैं, this liver that opens through a bile duct into the duodenum, the first part of the small intestine. Then another important part is the pancreas, जो कि स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में, जो डिओडिनम जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके बीच में एक कप बनता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कप के बीच में, इस तरह से ये स्टमक का पार्ट है, ये डिओडिनम का पार्ट है, और इस कप में situated होता है leaf like structure. This is the pancreas, which is the largest and the only gland जो exocrine and endocrine दोनों काम करता है. So that we will see just now, and then continues into, so the main important glands are here the salivary gland present in the mouth buccal cavity, then are the liver, then is the bilobed liver, then is the pancreas, and apart from that certain other digestive glands are present in form of gastric glands in the stomach, and then again certain glands are present in the villi and microvilli of intestine also, which also where the digestion is completed. So salivary gland, pancreas and liver are the major digestive glands. Now esophagus, stomach, intestine, अब ये हम small intestine और large intestine को, small intestine is divided into three parts, that is the duodenum, jejunum and the ileum, जो सबसे लंबा सबसे coiled part होता है वो, this we will see in the next slide. And some large intestine is divided into colon and rectum. अब ये colon भी subdivided होते हैं और small intestine subdivided होता है, that we will see just now. Glands present in wall of stomach and small intestine are also help in digestion of food. Now let us see the first part of the digestive system of man, that is mouth. Opening into the, this is your mouth, it remains guarded by jaws, upper and lower jaws, and gum, and then it is supported by a series of teeth. This is the lip or jaws, jaws को जो cover करता है, that is the lip. Then is the hard palate जिसको हम तालू कहते हैं, this is the तालू, hard part of the mouth. And these are the openings. यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे दो ओपनिंग, एक ओपनिंग है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में खुल रहा है, that is called as gullet. This is very important. ये यहाँ पे दो ओपनिंग आपको दिख रही होंगी. This mouth cavity, this is the buccal cavity जिसमें teeth present हैं, जिसमें palate present है, जिसमें एक tongue present है, और उसके ये cavity पीछे की तरफ खुल रही है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो ओपनिंग. First opening is the gullet and the second opening is the glottis. This glottis remains covered with a covering that is called as epiglottis. Now here this is, यहाँ पे देखिए आप salivary gland, ये जो glottis जहाँ पे है, gullet जहाँ पे है, वहाँ पे ये salivary gland के का saliva जाता है जो food के साथ mix होकर के bolus बनाता है. So these are the important point of the buccal cavity. Buccal cavity is present behind the mouth. It has teeth and tongue. Set of teeth help in mastication of food, and the tongue has taste buds helping in tasting of food. Salivary glands open in the buccal cavity, pours saliva which initiates the process of digestion. Digestion का process शुरू होता है
salivary gland में. So this, now the next important part present in our buccal cavity is teeth. Teeth are the hard bony structure present in buccal cavity और ये mainly दो पार्ट में बटे हुए होते हैं. इतना डिटेल्स आप यहाँ से डायग्राम्स यहाँ पे मैंने बना दिया है. दो भाग में बना हुआ होता है टीथ. रूट जो कि गम के नीचे जिसको जो दिखाई नहीं देता है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज रूट, और जो दिखाई देता है जो फूड के मास्टिकेशन में हेल्प करता है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज क्राउन. दिस चार लेयर्स होते हैं टूथ में, इनामल, डेंटाइन, सीमेन एंड डेंटल पल्प. ये आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसको हम बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे. इनामल इज द आउटर मोस्ट शाइनी पार्ट. देन कम्स द डेंटाइन जो बल्क ऑफ टूथ में है और 70% इनऑर्गेनिक सॉल्ट जिसमें होता है. एंड सीमेंट इज प्रेजेंट एट द लाइनिंग ऑफ टूथ एंड बर्निंग सर्किट. सीमेंट थर्ड पार्ट है जो लाइनिंग बनाता है टीथ की. एंड the dental pulp is the central soft part. This is the pulp जहां पर की पूरा न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो टीथ को मिलता है, जिसके लिए यहाँ पे कंटेन्स नर्व एंडिंग्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स अलोंग विद कनेक्टिव टिश्यू. सो ये फूड न्यूट्रिशन देता है डेवलपिंग टीथ को. These points you are supposed to आपको ये सारे पॉइंट्स टीथ के पार्ट्स देन माउथ कैविटी के पार्ट्स, ये सारे आपको याद रखने होंगे. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो इज 4 types of teeth are present in human: incisor, canine, molars and premolars. Incisors, they cut the food, canines tear the food, while molars and premolars crush the food. अंदर की तरफ इसके पहले वीडियो में आपने देखा होगा, ये वहां तक जाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा. सो लेट अस सी, आगे ही हम बढ़ें. दिस इज नाउ द डेंटल फॉर्मूला. ये आपको हमेशा याद रखना होगा कि जो एक हाफ में जो नंबर ऑफ टीथ डिनोट किए जाते हैं, जो उनको हम 1/2, ये 1/4 नंबर एक्चुअली हुआ. अगर ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला हम मेंशन करें तो इट शुड बी 2:1:2:3 डिवाइडेड बाय 2:1:2:3. मतलब ये आपके 2 and 1 3 to 5 and is equal to 8 and 8. So this is 16 teeth are in one side of our mouth. एक साइड में हमारे गम के अंदर 16 टीथ हुए, तो जिसको हम कहते हैं 32 दांत. एग्जैक्टली 32 दांत. अब आगे आप ज्यादा पढ़ेंगे तब जानेंगे कि 32 दांत, जो एग्जैक्ट 32 दांतों वाली 32 टीथ बहुत different conditions में आते हैं, that you are not supposed to know. Now let us after this buccal cavity comes the esophagus and stomach. हमने देखा कि अब इसकी जो लंबाई चौड़ाई है esophagus की, ये it is a muscular tube that with a sphincter or valve opening at each end. एक तरफ ये खुलता है माउथ कैविटी में और दूसरी तरफ ये खुलता है स्टमक में. Now food is pushed down by peristaltic movement of esophagus and stomach. Peristaltic movement होता है alternate contraction and expansion. This is the peristaltic movement showing food into, यहाँ से buccal cavity से या pharyngeal opening से, that इसके पहले यहाँ पे हम if you remember, this is the pharyngeal part. इसोफेगस के शुरू होने के पहले जहां पे 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, दैट इज द ग्लॉटिस दैट कवर्स विद द एपिग्लॉटिस, और ये प्रिवेंट करता है ग्लॉटिस के थ्रू ट्रैकियल ओपनिंग में फूड को आने से. एंड अनदर इज द गलेट, जो कि दैट इज द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस, जहां से फूड पास होता है और स्टमक में आता है. और ये पूरा मूवमेंट स्टमक से फूड फरिंजियल ओपनिंग से बकल कैविटी से इसोफेगस में, और इसोफेगस से स्टमक से इंटेस्टाइन में कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स के द्वारा. दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से फूड पास होता जाता है. एंड ड्यूरिंग दैट द फूड इज churned and converted finally into the chyme. So this is called as this inner lining of stomach secretes. जब फूड स्टमक में पहुंचता है तो म्यूकस, HCl और डाइजेस्टिव जूसेस, जिसमें मुख्य रूप से होता है पेप्सिनोजेन, इनएक्टिव पेप्सिनोजेन, दैट इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड
कि एसिडिक मीडियम को मेंटेन करता है अराउंड 1.8, जिसमें कि पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है ये पेप्सिन में। पेप्सिन वो एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है इनटू अमाइनो एसिड्स, द सिंपलर फॉर्म्स, जो ब्लड में मिक्स करके डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरी बॉडी में। सो दैट you must remember the food is churned into semi solid mass and is called as chyme। तो वो फूड जो क्रश्ड हो जाता है बाय द टीथ, उनको टीयर किया जाता है, सलाइवा से मिक्स किया जाता है, इसोफेगस में डाइजेशन शुरू होता है और स्टमक में आने के बाद यहाँ पर फूड को मिक्स किया जाता है। फूड जो कार्डियक पार्ट है स्टमक का, इसका थिक मस्कुलर वाल कंटिन्यूअस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से फूड को और क्रश कर देता है, इसमें सारे एंजाइम्स मिक्स कर देता है और इस मिक्स फूड को नाउ दिस सेमी सॉलिड फूड इज नाउ कॉल्ड एज चाइम। इस चाइम में के कंडीशन में गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम्स आते हैं, ये स्टमक के जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं, ये पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जिनको इस HCl के मीडियम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इट मेक्स द मीडियम एसिडिक and in that medium this pepsin, the pepsinogen is converted into this pepsin जो एंजाइम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। और उसके बाद ये गैस्ट्रिक जूस एक और एलिमेंट इंक्लूड करता है, दैट इज कॉल्ड एज म्यूकस। ये म्यूकस गैस्ट्रिक वॉल को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि गैस जो डाइजेस्टिव एंजाइम है जो एसिडिक मीडियम में HCl जो बन रहा है, ये गैस्ट्रिक वॉल को, HCl जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट कैन harm the gastric wall, so this mucus, thick mucus prevents that that wall of stomach, it resists the action of HCl on itself। Then comes the small intestine. Now the next part is the small intestine, which is divided into three parts: duodenum, jejunum and ileum। ये तीन पार्ट हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन के। दिस इज द मोस्ट, कहा जा सकता है कि सबसे लंबा पार्ट होता है, एंड दैट टू द इलियम इज द मोस्ट लॉन्गेस्ट पार्ट। इट इज द एलिमेंट्री कैनाल, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज 20 feet long, and this is divided into three parts: duodenum, jejunum middle part है, ileum is the last part, that is further continues into the large intestine। The internal surface of this intestine, throughout this intestine it is folded into, this is very important, finger like projections में इस तरह के projections आगे मैंने diagram दिया हुआ है, इस तरह के intestinal villi कहते हैं, and these villi are further folded down into microvilli, and the purpose of these microvilli and villi are to increase the absorptive surface, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है और एब्जॉर्प्शन, पूरा जो डाइजेस्टेड फूड है उसका पूरा एब्जॉर्प्शन किया जाता है। सो नाउ दिस इज द, ये है the gastric duct that is opening into this small intestine। this then इस intestine में और दो ओपनिंग होते हैं, एक कॉमन ओपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट, जिसके थ्रू पैंक्रियास और लीवर डियोडिनम में खुलते हैं। यहाँ पर एक कॉमन ओपनिंग होती है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड एक डायग्राम से। यहाँ पे इस डियोडिनल पार्ट में एक कॉमन ओपनिंग पैंक्रियाटिक डक्ट की होती है, दैट फॉर्म्स बाय द यूनियन ऑफ टू डक्ट्स। फर्स्ट इज इट कम्स फ्रॉम द लिवर and another comes from the pancreas. That diagram you will find out just now. Now then comes the large intestine. This is also formed of two parts, the colon and the rectum. This colon is the longest part of this large intestine, divided further into three parts, that is the ascending colon, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, this is ascending part, this is transverse colon, and this is descending colon that opens into the rectum, which is the part where the undigested food is stored। The colon has three regions: ascending, transverse and descending forms, or this colon is mainly meant for the absorption of water। colon के जो wall हैं, ये पानी के एक्सेस अमाउंट को
absorb करते हैं. At the base of ascending colon, finger-like growth that is called as appendix. This is ये appendix को कहा जाता है कि this is the ruminant of the herbivores. Animals में अभी हम आगे देखेंगे कि animals में जो सिर्फ plants को खाते हैं वो herbivores कहलाते हैं, और जो plant के अलावा animals को भी खाते हैं they are the carnivores कहे जाते हैं. तो herbivores में ये appendix को जो animals हैं उनमें काफी वेल डेवलप्ड होता है, काफी ज्यादा, क्योंकि वो हार्ड फूड को उनको डाइजेस्ट करना होता है. तो दैट अपेंडिक्स इज इन रुमिनेंट फॉर्म और वेरी डिजेनरेटिव फॉर्म इन ह्यूमन. एंड हियर इस अपेंडिक्स में बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरिया जिनको प्रोबैक्टीरिया या माइक्रोबायोटा कहते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फूड डाइजेशन, जिसको गुड बैक्टीरिया कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं. देन रेक्टम ओपन्स इनटू आउटसाइड बाय द opening that is called as anus, guarded by external and internal sphincters. So this is the overall intestine, this is the small intestinal part, this is the pancreatic duct जिससे liver और pancreas खुल रहे हैं, this is the large intestine, ये पूरा cover किए हुए, this is the continuous. Now the digestive glands, these are the liver एंड पैंक्रियास. सैलिवरी ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम सैलिवरी ग्लैंड्स देखते हुए आ रहे हैं जो माउथ में रहते हैं, जो इनिशिएट करते हैं डाइजेशन को. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक, दे सीक्रेट HCl एंड पेप्सिन एंजाइम जो कि इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजेन में रहता है. लीवर सीक्रेट्स बाइल विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. हियर इज द गॉल ब्लैडर, यहाँ पे लीवर के लोब्स सीक्रेट करते हैं बाइल. बाइल वो पार्ट है डाइजेस्टिव जूस का जो कि लिवर फैट को इमल्सिफाई करता है, उसको ब्रेक कर देता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसको फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रेटिक जूसेस में करके उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं. सो पैंक्रियास इज द ओनली ग्लैंड विच इज बॉडी में जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों रोल प्ले करता है. एंडोक्राइन आई थिंक आपको पता होगा कि वो हार्मोन सिक्रीट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो दो इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करता है पैंक्रियास, द इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, और exocrine part secrete karta hai the pancreatic juice. That pancreatic juice is a mixture of digestive enzymes collectively called as pancreatic juices. pancreatic juice में तीनों तरह के जो complex food components हैं, इनमें digestive enzymes होते हैं, trypsin and chymotrypsin जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं. देन इनमें amylase होते हैं जो स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं, एंड देन इनमें lipases होते हैं जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. दिस इज द पैंक्रियास, इनके पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स. तो दीज टर्म्स यू मस्ट रिमेंबर. नाउ अब हम थोड़ा फास्ट मूव करते हैं क्योंकि इसमें आपको नोट्स अगर चाहिए तो यू द डिटेल्स आई हैव गिवन यू. दीज आर द ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑफ the stomach. These are the gastric glands that that they secrete the gastric the enzyme secreted by stomach, ये gastric gland secrete करते हैं. These are converted into glandular epithelium. Then intestine में, intestinal forms में, इसमें भी कुछ glandular forms होते हैं, but इनके अलावा ये intestine का जो internal wall है वो बहुत highly folded होता है in form of villi and microvilli. Now the finger-like projections are called villi, or each villus has its cell membrane of lumen side again folded, forming microvilli. So these are the villi and these are microvilli. ये details note के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं. These microvilli and villi, they help in the chemical digestion of food by secreting certain digestive enzymes. ये यहाँ पे जो glandular cells हैं वो digestive enzyme secrete करते हैं, और उसके बाद ये blood supply यहाँ बहुत ज्यादा होता है villi में. वेन्स भी एंड आर्टरीज भी जो कि अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को ऑक्सीजनेटेड फूड के थ्रू डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को ले आते हैं. डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को इंटेस्टाइन का के वाल हेवीली अब्सॉर्ब करते हैं. एंड नाउ this is the peristaltic movement. You must be looking किस तरह से peristaltic movement से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक में आ रहा है, स्टमक से इसोफेगस से स्टमक में आ रहा है, स्टमक से इंटेस्टाइन में जा रहा है. So the food is pushed down by a peristaltic movement of esophagus and stomach. So this is the peristaltic movement representation here.
And now these are the functions of HCl. It is antiseptic, बैक्टीरिया को किल करता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में. पेप्सिनोजन द इनएक्टिव फॉर्म, पेप्सिन इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम दैट हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन. HCl इनहिबिट्स गैस्ट्रिन सिक्रीशन, जो कि गैस्ट्रिन सिक्रीशन से को रोकता है, तब पेप्सिन का सिक्रीशन होता है. और डिओडिनम स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ सिक्रीटीन, दीज आर द सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स. सो दिस इज नाउ द, अगर हम ओवरऑल फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन को अगर हम देखें तो ये द सलाइवा स्टार्ट्स विथ फॉर्मिंग अ बोलस इन द माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी में यहाँ पर डाइजेशन शुरू होता है. बक्कल कैविटी में मिक्सिंग विद द सलाइवा ऑफ सैलिवरी ग्लैंड बोलस बनाता है. बोलस के बाद ये आगे बढ़ता है, ये बोलस का फूड फॉर्म में इस मिक्स विद सलाइवा, जिसमें कि 30% सॉरी सलाइवा में जो एंजाइम होता है दैट इज द अमाइलेज, जो माल्टोज में कन्वर्ट करता है फूड को. एंड दिस सलाइवरी अमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज. बट यहाँ पे ये जो शुगर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सिर्फ 30% होता है, बाकी का 70% डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद होता है. स्टमक में फूड की चर्निंग होती है बाय द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कन्वर्टिंग इनटू chyme. देन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ proteins. Then protein they are broken down into the peptides or the amino acids. Then this chyme enters the intestine completing digestion due to the action of various enzymes in the pancreatic juice, bile and intestinal juice. इसको हम अभी just देख करके आ रहे हैं. Then digested food is completely absorbed by villi and microvilli of small intestine, and then undigested food enters the large intestine where colon is responsible for absorption of water and salts. colon में water जो extra salts and water है, excess of water जो बॉडी को नीडेड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है. एंड रेक्टम स्टोर्स द अनडाइजेस्टेड फूड टेम्पररीली बिफोर डिफिकेशन. So this is now these are certain parts digestive juices के, जो आपको अब हम यहाँ पे आप नोट से देख सकते हैं जिन किन किन जूसेस में किस किस तरह के एंजाइम्स होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं. वाटर एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नाउ. सो इस तरह से पूरा ओवरऑल डाइजेशन कंप्लीट होता है. नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम in certain other animals, very short में हम देख लें, herbivores में they eat plant, carnivores they eat meat, and omnivores they eat everything. omnivores वो हैं जो सब कुछ खाते हैं. इनके food habits के basis पर this classification has been done. ये जो है this is the specific figure of the stomach of the herbivores, जो कि जुगाली करते हैं, रिगर्जिटेट करते हैं, खाना को एक साथ बहुत सारा ले लेते हैं और फिर बाहर निकालते हैं. उसके लिए स्टमक बहुत बड़ा होता है और 5 भागों में बटा होता है. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन योर सिलेबस बट यू मस्ट नो दैट. Now these are the different types. Vertebrate digestive system किस किस तरह के होते हैं. इसमें ये herbivores का intestine है, ये carnivores का intestine है जो short हो जाता है और बीच में ruminant herbivores के intestines हैं. These are important for your knowledge as well as certain objective questions. जो herbivores में उनके स्टमक में सिम्बायोटिक पार्टनरशिप में कुछ बैक्टीरिया भी रहते हैं. These are just that is called as mutual relationship. So these are the bacteria present into the intestine of herbivores. So this is about the nutrition in animals. As nutrition is the life process. I hope ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. Do like, share and subscribe my channel and put on your comments. So thank you. With this we will see in the next class about the respiration. So okay, let me know about